स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सीटेट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि सीटेट का भी जो एग्जाम है वो भी दिसंबर में होने वाला है, तो आगामी दिसंबर में जो भी स्टूडेंट सीटेट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो वो जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि स्टूडेंट हमारा जो है डेली का जो है अलग अलग सब्जेक्ट का डिस्कशन क्लास होता रहेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लाए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए कभी इधर उधर नहीं जाइए, एकदम आप अपने माइंड को कंसस कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलते हैं बच्चे, हम लोग आज जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो है 30 प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, क्योंकि आपकी जीत हमारी जीत, ठीक है। तो चलते बच्चे, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बाल विकास का सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि विकास के दो निश्चित दिशाएं होते हैं, एक होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डल, ठीक है, जिसको कि हम मस्तकोन्मुखी विकास कहते हैं और फिर हम अधोमुखी विकास कहते हैं। मस्तकोन्मुखी विकास जिसमें कि विकास सिर से लेकर पैर की ओर होता है, और अधोमुखी विकास में हम विकास केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ क्या करते हैं। तो इसलिए ऐसी दृष्टिकोण से, ऐसे कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल आपका क्या है, एक सही होना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरा। बी कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल होता है। जब भी आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि होल लाइफ क्या होता है, चलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से क्या होते हैं, हमारा विकास प्रभावित होता है। तो इसलिए यहाँ केवल जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं वाली बात है, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, विकास का समस्त पहलुओं से क्या है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर एक विकास दूसरे विकास से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए बच्चे क्या होगा, आपका ये बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखिए, विकास की गिनती नहीं की जा सकती, इनका केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, तो इसका हम केवल परिमाण निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना मतलब कि संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकल रूप से जो है इसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी बच्चे एकदम बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रही है या नहीं, फिर हम लोग जो है उस तरह से आपको हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो बच्चों में भाषा विकास क्या केवल आनुवंशिकता से नहीं,
तो देखिए भाषा के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव होता है। और जब भी आप सीडीपी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ केवल वाले जब भी वर्ड आपको दिखे तो उसको एकदम इग्नोर करके आपको चलना है, ठीक है। इसमें भी है केवल पर्यावरण से, तो ये भी नहीं होगा, दोनों से होता है, आनुवांशिकता से भी और वातावरण से भी, ठीक है। चलिए, तो दोनों क्या होते हैं, बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, इफेक्टिव माने जाते हैं। फिर है ना आनुवांशिकता ना पर्यावरण से, ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या होगी भाई, सी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव जो क्लास होते हैं वो क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव क्लास में क्या होता है कि बच्चों के अधिगम प्रक्रिया पर क्या होता है, फोकस किया जाता है, जिसमें केवल क्या मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, नहीं, उसमें सारे तरह के बच्चे होते हैं, चाहे सामान्य बच्चा हो, चाहे विशिष्ट बच्चे हो, चाहे किसी भी प्रकार के बच्चे हो, अपराधी प्रवृत्ति हो, ठीक है, सारे, जिनमें कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है, ठीक है। हर तरह के बच्चे इसमें मौजूद रहते हैं और सबका उद्देश्य रहता है उद्देश्य की ओर अग्रसर कराना, ये बिल्कुल सही है। अंक उन्मुख होता है यानी मार्क्स की ओर प्रोसीड करता है प्रोग्रेसिव क्लास, नहीं। फिर है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित करता है, तो देखिए ये भी नहीं कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर ही निर्भर करता है, जो अधिगम करेगा उसी को प्रोग्रेस कराएगा, नहीं। अधिगम करने के दौरान बच्चे में जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कमियां होती है, प्रगतिशील कक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को हर तरह के सुविधाएं और मुहैया करा करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए बच्चे हम ये नहीं देखेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। देखिए सबसे पहली बात है तो ये किस चरण को दर्शाता है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग को नैतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सजा टालने वाली जो बातें होती है, तो क्या ये प्रथा पूर्व चरण है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये सारी जो बात है ये कोहलबर्ग के नैतिकता में नहीं आती है, ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा। प्रथा पूर्व चरण, प्रथागत चरण, उसके बाद उत्तर प्रथागत चरण। तो प्रथा पूर्व चरण जिसको हम पूर्व परंपरागत कहते हैं, सजा टालने के लिए नियमों का पालन, ठीक है। कि बच्चा को मतलब कि मान के चलिए कि टीचर्स या पेरेंट्स कोई काम दिए तो बच्चा सोचता है कि अगर नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको टालने के लिए, उस पनिशमेंट को टालने के लिए भले डर से ही करे लेकिन वो सोचता पहले ये काम कर दो, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, प्रथा पूर्व चरण, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है, एकदम आराम से इसका जवाब देंगे आप लोग। तो कह रहा है क्वेश्चन कि अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य, यहाँ सुसाध्य होगा, सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि लर्निंग प्रोसेस को इजी करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्या जिसमें संकल्पों का यानी कि कॉन्सेप्ट का प्रगतीकरण, जटिलता से सरलता नहीं होनी चाहिए, सरल से जटिल की ओर, क्योंकि ये टीचिंग मैक्सिम का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है जो अपसारिक चिंतन को प्राथमिकता दे। देखिए जब भी हम लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों पर डिपेंड होना चाहिए, अर्थात
अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, अपनी सोच पर भी और नियम और सिद्धांत और तर्कों के सोच पर भी आधारित होनी चाहिए, तभी हमारी अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, आसान बन पाएगी। तो समय और परिस्थिति के अनुसार ही हमें क्या करना है, चिंतन को प्राथमिकता देना है। तो इसलिए यहाँ केवल अपसारी की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करने में, अंतर संबंधित करने में क्या करे, मदद करे, ठीक है, जिससे कि बच्चे जो है कई विकल्पों से समझ सके। जैसे कि हम एग्जाम्पल को डेफिनेशन से, ठीक है, डेफिनेशन को अदर जो है फॉर्मूला से हम क्या कर सके, कोरिलेट कर सके, इन्वायरमेंट से कोरिलेट कर सके, पहेली से, ठीक है, बहुत सारे जो है वोकैबुलरी से, वर्ड से हम क्या कर सके, इंटरकनेक्टेड कर सके, तभी जो है हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट भली भांति समझ में आ सकेंगे। इससे हमारे जो लर्निंग प्रोसेस है वो इजी बन पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदता रूपी संस्कृति पैदा करे। नहीं, एक टीचर में ये नई गुण होना चाहिए कि बच्चों के बीच वो प्रतिद्वंदता की भावना को विकसित करे, जिससे कि लर्निंग जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही क्या हो जाएगा, मतलब कि कहिए कि दूषित हो जाएगा, बच्चे में अधिगम शक्ति का जो है हनन होगा। तो ऐसी स्थिति में ये डी हम ऑप्शन नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेव वाइगोवस्की का सिद्धांत मुख्यतः करता है। लेव वाइगोवस्की का सिद्धांत, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लेव वाइगोवस्की महोदय जो है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो है सामाजिक सांस्कृतिक यानी संस्कृति से उनका ज्यादा संबंध है। तो इसलिए उनका कहना था कि बच्चों में संज्ञान का विकास तभी होगा जब वो वातावरण के सांस्कृतिक पहलुओं का क्या करेगा, अवलोकन करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा, उन पर अपने आप को आधारित करेगा, तभी उनके संज्ञान का विकास होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है अनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को नहीं, अनुवांशिकता के विकास के प्रभाव की बात वाइगोवस्की महोदय नहीं कहते हैं। फिर है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, ये बिल्कुल सही है वाइगोवस्की के अनुसार। फिर है सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिक मॉडल को, तो जीव पारिस्थितिक मॉडल की जब बात आती है तो यूरी ब्रॉन फ्रेन वेबनर की बात आती है, तो इसमें वाइगोवस्की का कोई योगदान नहीं है। फिर है अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, तो इसमें भी अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के में भी वाइगोवस्की का कोई भूमिका नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान, यानी कि क्रिकेट चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच और वहां लड़के और लड़कियां सभी कक्षा में हैं, लेकिन ऐसे में टीचर जी हैं वो क्या करते हैं कि लड़कों से पूछते हैं कि बेटा बताओ पाकिस्तान और इंडिया में कौन जीतेगा मैच। ठीक है, तो यानी कि क्यूरियोसिटी वो लड़कों में देखना चाहते हैं, लड़कियों से कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में टीचर का ये मानसिकता दर्शाता है कि वो लड़कियों के प्रति जो है क्रिकेट के लिए वो क्या है, सोच के प्रति उदासीन है, यानी कि वो जानते हैं कि क्रिकेट जो है वो लड़कियों की खेलने की चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए लड़कियों को पूछना कोई मतलब की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, तो वो क्रिकेट में किसे देखना चाहते हैं, तो लड़कों को देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो क्या है, जेंडर पक्षपात को क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अध्यापक की जो ये एक्टिविटी है लड़कों से पूछना क्रिकेट के बारे में और लड़कियों से नहीं, ये बिल्कुल दिखाता है जेंडर पक्षपात को। अगर सशक्त की बात होती
की तो वो लड़कियों को भी बढ़ावा देते, लड़कियों को भी बोलते कि बेटा आप लोग भी खेल सकते हो, आप लोग भी लड़कों के जैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, फिर है जेंडर प्रासंगिकता संबद्धता, तो ये भी नहीं है, जेंडर से संबंधित प्रासंगिक पहलुओं पर भी चर्चा टीचर जी नहीं कर रहे हैं, और जेंडर धमकी भी नहीं है ये। ठीक है, तो क्या देंगे हम राइट आंसर, बी देंगे, जेंडर पक्षपात। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। ठीक है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात हो रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक टीचर किसको महत्व देगी, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं का। देखिए ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब है कि कंटिन्यूअस हम बच्चे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड टेस्ट लेते जा रहे हैं। तो ये नहीं कहता है, बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, बाल केंद्रित जो कक्षा होती है, वो बच्चों के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। बच्चे जिस पहलू में सीखना चाहे वो टीचर उसे उसी वातावरण में उसी पहलू से सिखाते हैं। ठीक है, जिसमें एग्जामिनेशन की बात नहीं होती है। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया में, बिल्कुल, यानी कि कोई भी नॉलेज को एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, प्रोसीड किया जाता है, बच्चे में इंटरेस्ट दिलाया जाता है, और बच्चे को अलग अलग नॉलेज के बारे में बहुत ही आसानी से क्या किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग करवाया जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छा है कि इसमें बच्चे क्या होंगे, अपनी इच्छा शक्ति से क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, ज्ञान के पहलुओं को सीखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को नहीं कि जल्दी जल्दी कोई सारा सिलेबस खत्म कर दो, करिकुलम खत्म कर दो, जिम्मेवारी खत्म, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, बस हमारा काम है सिलेबस को खत्म करना, क्या ये बाल केंद्रित कक्षा है, नहीं है। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण जो होता है, पहले परिवार होता है। ठीक है, और द्वितीय कारक जो होता है वो विद्यालय होता है और समाज होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सोशलाइजेशन का जो है प्राइमरी फैक्टर पूछ रहा है, तो क्या पुस्तकें और पत्रिकाएं वो स्कूल यानी कि सेकेंडरी में आ जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। निकटस्थ परिवार यानी कि नियर बाय फैमिली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परिवार क्या होते हैं, इनके फर्स्ट सोशलाइजेशन का फर्स्ट फैक्टर होता है। माता पिता का कार्यस्थल यानी कि जहां माता पिता जॉब करते हैं, क्या वो नहीं, वो भी सोसाइटी के अंतर्गत आ जाएंगे, वो सेकेंडरी हो जाएगा। अस्पताल के कर्मचारी, वो भी सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राथमिक में क्या हो जाएगा, निकटस्थ परिवार हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो गया। चलते बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 चरणों पर क्या किए थे, 4 चरण के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला जो चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था है, उसके बाद जो है दूसरा जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो जिसमें कि हम लोग ये जो जन्म से 2 वर्ष जो देख रहे हैं, ये है आपका क्या, सेंसरी मोटर स्टेज है, क्या है, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये संवेदी प्रेरक अवस्था है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा है 2 से 7 वर्ष होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज
फेज। ठीक है, चलिए तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाई हो गया। चलिए 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाएगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से 11 साल जो हो जाएगा ये मूर्त संक्रियात्मक हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 साल से ऊपर जब हो जाए बच्चे का तो ये अमूर्त चिंतन करते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन चलते बच्चे कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होगी? तो बिल्कुल आपके सामने आंसर है, मूर्त में क्या हो जाएगा? 7 से 11 साल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आप सभी को जो है क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही बारीकी से आपके कॉन्सेप्ट हम दूर कराएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा आप एक अध्यापक हैं, यानी कि यानी आप एक टीचर हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। सही बात है, क्योंकि हर बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो आप अपनी कक्षा में ऐसे आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो? तो नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि सभी ऐसा प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे कि जो सभी बच्चों के लिए समान, क्योंकि बच्चे अलग अलग जो है क्या है? बुद्धि वाले हैं, कुछ सामान्य बुद्धि वाले हैं, कुछ विशिष्ट बुद्धि वाले हैं। ठीक है, तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं, तो अलग अलग बच्चे के प्रकार होते हैं, इसलिए हम सभी बच्चों के लिए एक समान गतिविधियां नहीं करेंगे। दूसरा है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे? नहीं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, तो देखिए यहाँ बच्चों के सीखने पर आधारित हम करेंगे, ऐसा नहीं सिखाएंगे कि जो उसके तरीके से संबंधित ही ना हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, ये बिल्कुल सही है कि अलग अलग बच्चों के आकलन के अनुसार वो अलग अलग तरीकों पर आधारित होगा, जो बच्चा जैसा सीखना चाहेगा वैसा सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, चल नेक्स्ट है, कह रहा है यहाँ लेव वाइगोवस्की होगा, सेव हो गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। लेव वाइगोवस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो सबसे पहले बच्चे हम जानेंगे पाठ प्रदान करना, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जिसको हम एक सामान्य लैंग्वेज में देखा जाए तो बोलते हैं सहारा देना, अप्रत्यक्ष सहारा देना। ठीक है, या मदद करना। तो यहाँ पर हम क्या है तो देख रहे हैं कि क्या पाढ़ की बात कौन कहे हैं? वाइगोवस्की महोदय ने कहे हैं। तो कहा है कि पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक कौन सी है? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। तो देखिए समस्या के समाधान के लिए स्थिर पद दर पद मतलब कि क्या देना? निर्देश देना। तो ये एकदम नहीं होगा। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हम क्या देखते हैं? गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। गलत जवाबों पर बच्चों को अगर हम पनिश करेंगे तो ऐसे में बच्चे क्या होंगे? कुंठित हो जाएंगे। वो किसी भी प्रकार से अपनी समस्याओं को टीचर के सामने कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें गलत जवाब पर भी बच्चे को क्या देना है? सहारा देना है कि बेटा कोई बात नहीं है, गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समस्याओं को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अगर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारा देना। बिल्कुल सही कि जब बच्चे कुछ बता रहे हैं टीचर के सामने तो
तो वहां एक क्या देंगे, इशारा देंगे, बेटा तुम ठीक कर रहे हो, कोशिश करो कोशिश करो। इस तरह से जब आप बोलते हैं ना तो बच्चे के अंदर एक क्या होती है, इच्छा शक्ति जागृत होती है, वो प्रयास करता है, कोशिश करता है और वो क्या होता है, बताने में या कुछ भी जानने में सक्षम हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप करना। नहीं, ये पूर्ण हस्तक्षेप की बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर हो जाएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सीडीपी। अगर आप बच्चे को, अपने घर के बच्चे को ही अगर अच्छे तरह से जान लेंगे ना तो एकदम बच्चे को संभालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सीडीपी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में कौन सा कथन सही है। बहुत बढ़िया। तो कथन जब हम इंटेलिजेंसी की करते हैं तो यहाँ अब चलते हैं तो कह रहा बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू टेस्ट द्वारा ही मापा जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हम बुद्धिमत्ता को आईक्यू टेस्ट के द्वारा जो है क्या माप सकते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए उस बुद्धि को यानी समस्याओं का समाधान करना ही बुद्धि है, यानी कि जब हमारा दिमाग जैसे काम करे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए यही बुद्धि है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। फिर है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए भाई बहुत भूमिका होती है। अगर एक मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है, और अगर नहीं हो तो यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिगमन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर है एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम टीचिंग के क्षेत्र में हमारी आईक्यू बहुत ज्यादा डेवलप है तो जरूरी नहीं है कि हमारा मेडिकल और जेईई जो है वगैरह अच्छा हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बुद्धिमत्ता विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बिल्कुल सही। अगर आप अपने इंटेलिजेंस को क्या करते हैं कि स्कूल के जो भी प्रॉब्लम्स है उससे अगर ऊपर ले जाते हैं ना, यानी कि आप ऑलरेडी क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा आपका क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग डी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहा है एक घोड़े को देखकर 3 वर्ष का बालिका चकित होकर बोली, 3 वर्ष की बच्ची आश्चर्य होकर बोली, वाह देखो कितना बड़ा कुत्ता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह जो प्रतिक्रिया है कि देखो वह कितना बड़ा कुत्ता है, वो घोड़ा देख के कहती है, तो निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखिए जब भी हम मतलब कि ये जो बच्चे में अगर हो तो बच्चा क्या है, सभी जानते हैं, बच्चे में के दिमाग में यही है कि हर 4 पैर वाले जानवर जिनको पूंछ हो, जिनको 2 कान हो, ठीक है, जो घास खाता है वो सारे के सारे क्या है, तो घास, या फिर मान के चलिए कि मांस मछली ही खाता है, तो वो हर जानवर क्या है, एक समान है। तो वहां पर क्या है, 4 पैर वाला घोड़ा और 4 पैर वाला कुत्ता। तो इस तरह से बच्चा क्या सोचने लगती है कि ये भी क्या है, कुत्ता है। तो ये उन्होंने क्या किया है, उस नॉलेज को कि 4 पैर, जानवर को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो ये जो 4 पैर वाली बातें हैं बच्चा एसिमिलेट कर लिया है, आत्मसातकरण कर लिया है। ठीक है, इसलिए ये आत्मसातकरण के सिद्धांत को क्या करता है, पालन करता है। इसलिए आत्मसातकरण समावेशन प्रतीकात्मक यानी कि उसी के जैसा, प्रतीक की बात नहीं है। तो उनके माइंड में एक ही है कि 4 पैर वाले, एक पूंछ वाले हर जीव क्या होता है, कुत्ता होता है। पदार्थ स्थायी तो नहीं है,
अस्थगित अनुकरण भी नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोवस्की क्या सुझाते हैं? भाषा और विकास के बारे में लेव वाइगोवस्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है कि भाषा जो है कि जो हम परिवेश से क्या करते हैं, परिवार से क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, और उस भाषा से हमारे संज्ञान का क्या होता है? विकास होता है। ये बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है। तो ये देखिए, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित नहीं करती, बल्कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। आपकी भाषा अगर सभ्य होगी, सरल होगी, शुद्ध होगी, तो आपके संज्ञान का विकास बहुत ही अच्छे तरह से होगा। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कि संज्ञान भाषा को निर्देशित नहीं करती है। फिर है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, बिल्कुल संबंध है। ये गलत हो गया। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, आपस में अंतर संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं कि बच्चों में सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को किस प्रकार सुसाध्य यानी आसान किया जा सकता है? तो देखिए, बच्चे में क्रिएटिविटी को अगर हमको इजी बनाना है तो क्या अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, ये बिल्कुल सही है कि हम उनके खोज, उनके द्वारा जो भी खोज है उनको प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, और भी आप कोशिश करो, और भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बच्चे का हौसला, मनोबल क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा? उसके अंदर की क्रिएटिविटी और भी उभर कर आएगी। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए कि टीचर कहे बेटा तुम यही करो तो यही करो, नहीं, बच्चे की अपनी सोच होनी चाहिए। बच्चा उसमें क्या रहे? क्रियाशील रहे, तब होगा। लगातार अभ्यास और दोहराता के नहीं। फिर है केवल अनुकरण द्वारा, देखिए केवल वाला तो ऐसे भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो जब हम गुणज वैकल्य की यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको डिसकैलकुलिया कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? डिसकैलकुलिया, ठीक है, यानी कि गणना करने की अक्षमता। तो ये सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो जब भी गणना करने की अक्षमता होगी तो गणितीय संकल्प के अधिगम में क्या होगी? कठिनता होगी। ना ही संगीत से, ना ही दूसरे अभिप्रेरक और गति विषयक आवश्यकता से इसका कोई संबंध नहीं होगा। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में यानी कि प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वे में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। तो 25% है ऐसे विद्यार्थी। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक नहीं, फिर है आपका अलगावात्मक नहीं, साम्यता पे आधारित। देखिए साम्यता पे आधारित बिल्कुल करेंगे, यानी कि हर पहलू को, हर तरह के बच्चे को देख करके हम क्या करेंगे, यानी कि उसमें पेडागोगी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर है समानता पे आधारित। तो देखिए समानता नहीं, साम्यता और समानता में क्या है? बहुत ही अंतर है। साम्यता का मतलब होता है कि उनके हर तरह के पहलुओं को, उनके बौद्धिक क्षमता को, उनके मानसिक क्षमता को, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में नहीं,
केवल दृश्य रूप में नहीं, केवल मौखिक में नहीं, बहुतों रूप से, मल्टीपल वे में क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है। ठीक है, तो ये जो हम शिक्षा की समकालीन नीतियां की जब बात करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की बात की, यानी समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कि एक ही कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ जब हम विशिष्ट बच्चों को एक समान शिक्षा मुहैया कराते हैं, ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हर नीति को देखते हुए दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा के मॉडल पर आधारित करेंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप केवल व्यावसायिक है, अलगाववादी शिक्षा और सम्मिलित एकीकृत शिक्षा है, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे हम लोग। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बाबू हमारा गलत हो जाएगा। फिर है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती है, नहीं बिल्कुल प्रासंगिक होती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। फिर है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होती है, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार नेगेटिव के होने के कारण ये गलत हो जाएगा। फिर अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चे हम लोग देखेंगे, कह रहा है बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। आप अगर बच्चे को बार बार कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, अगर बार बार करते हैं तो किस संभावना को ये बातें बढ़ावा देगा। ठीक है, तो बच्चे अधिगम के प्रति क्या होंगे, अनुप्रेरित, निष्प्रेरित हो जाएंगे, यानी बच्चे सीखने के प्रति इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और सीखने की जिज्ञासा उनकी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। कहाँ का तेजी भाई, ऐसा करिएगा तो बच्चा कुंठित हो जाएगा, कहेगा छोड़ो पढ़ाई लिखाई। फिर है बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, डीमोटिवेट होगा, ना कि मोटिवेट होगा, ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बताइएगा आप लोग, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा सीडीपी का ये डिस्कशन क्लास। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मतलब कि इंक्रीज करने की बात करते हैं तो इंक्रीज हम कैसे करेंगे, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। उपकरणों या सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देंगे। देखिए, परंपरागत इस्तेमाल का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आया है, लेकिन ऐसी बात शिक्षा में नहीं होती है। पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलती थी, अब फिर आधुनिक शिक्षा पे आए, और अभी क्या है, कंप्यूटरीकृत शिक्षा है जिसको हम अनुदेशन शिक्षण प्रणाली कहते हैं, अभिक्रमित शिक्षण प्रणाली कहते हैं। तो हमें क्या है, समय समय पर अपने टीचिंग को, अपने सीखने की बातों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को क्या करना होगा, समय के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। इसके लिए हमें इनोवेशन करना होगा, नवाचार करना होगा, नए नए स्किल, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है कि हम परंपरागत टेक्निक को यूज हमेशा नहीं करेंगे, बदलेंगे उस फॉर्मूला को। समस्याओं को मानक प्रारूपों पे प्रस्तुत करना। मानक मतलब एक नियम पर, एक रूल, एक रेगुलेशन, एक प्रिंसिपल, एक इस पर आधारित, एकदम नहीं कि ये नियम है तो ये नियम नहीं। हम नियम को बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएंगे जिससे मेरा बच्चा सीखेगा। ठीक है, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, पर बिल्कुल सही कि समस्या का समाधान कैसे हो उसके लिए अलग अलग विकल्प को जिस दिन हम चुन लेंगे और एक ही मकसद
बच्चे के क्या होंगे, समस्या का समाधान आराम से हो जाएगा। यंत्रवद याद करके एकदम रट्टा मार करके एकदम नहीं ये करेंगे हम। तो राइट आंसर सी हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर को चलते हैं 24 की ओर। 24 में चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में यानी कि 1 to 5 के क्लास में अगर हम बच्चे को कॉन्सेप्ट टीचिंग के लिए कंटेंट को, टॉपिक को अगर हम रिप्रेजेंट करने का कौन कौन सा क्रम, तो क्रम से आपको गुजरना है। तो देखिए, पहली बात 1 to 5 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे स्थिति में बच्चे का पूर्व ज्ञान पर हम पहले क्या करेंगे, आधारित करेंगे। पहले बच्चा कौन कौन सी सामग्री को पहचानता है, अवलोकन करना जानता है, यानी कि मूर्त बातों से अवगत कराएंगे। तो पहले मूर्त सामग्री को, फिर हम चित्रों पे आधारित करेंगे, फिर संकेत पर आधारित करेंगे। इससे बच्चा क्या होगा, यानी कि सबसे ये प्राथमिक कक्षा के लिए उपयुक्त सीरीज माना जाएगा। तो राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम यानी कि दर अधिगम जो समझने पर जोर दे, यानी कि प्रवृत्ति अधिगम किसे, अभिमुखी अधिगम किसे कहते हैं, यानी वह अधिगम जो सीखने की गति पर क्या दे, जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी नहीं, स्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक नहीं, कंपटीशन वाला नहीं होना चाहिए, अध्यापक प्रधान भी नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, सकारात्मक और सहयोगात्मक। ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बच्चे हम लोग चलेंगे। एकदम कमेंट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, ताकि हमें पता चले भाई आप लोग सही से सीख रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये हमें बताने हैं। परीक्षाएं भी अधिगम का चरण लक्ष्य है, नहीं, एग्जामिनेशन एक स्टेप नहीं है कोई भी चीजें सीखने के लिए। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ता की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है और अधिगम के लिए अधिगमकर्ता का जो संलग्न होना बिल्कुल जरूरत है, उनके संरक्षण में हम अधिगम करते हैं। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ये भी गलत। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की एक सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, बिल्कुल सही, कि सीखना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और ऐसी स्थिति में एक लर्नर के सानिध्य में रह करके, अधिगमकर्ता के संरक्षण में रह करके हमें क्या है, सक्रिय रूप से सीखने में मदद मिलती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्व पर जोर देता है। तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार जो है अधिगम प्रक्रिया में किस पर जोर देगा। तो पहला है पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड नहीं देंगे, अनुवांशिकता नहीं क्योंकि यह वातावरण भी है जरूरी, और नम्य है, और अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम नहीं, अटल नहीं होगा। पारस्परिक क्रियाओं पर क्या होना चाहिए, महत्व पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, तो यहाँ देखिए घटक यानी कंपोनेंट और मोटिवेशन सोर्स।
का सही रूप है। तो मोटिवेशन और कहाँ मिलेगा, तो देखिए आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरण, यहाँ डैश होगा, आत्म परितोषण और बाह्य अभिप्रेरण। तो यहाँ देखिए ये अभिप्रेरणा का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है पहले जिज्ञासा। क्या होता है, पहले जिज्ञासा, तभी आत्म परितोषण की पुष्टि होती है। ठीक है, चलिए तो ये सही है। और आंतरिक अभिप्रेरण और आंतरिक अभिप्रेरण, ठीक है, एक बार ही होगा। तो बाकी नगद पुरस्कार ये बाह्य है और रुचि बाह्य अभिप्रेरण ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य यानी आसान करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से, देखो केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहन, यानी रट्टा मारने वाली बातें टीचर करेंगी नहीं। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, या नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए टीचर को मतलब कि जो प्रस्तुत है, जो वर्तमान में है और उससे पहले जो बच्चे को ज्ञात है यानी कि प्रीवियस नॉलेज पर जब बच्चा आधारित है, तो उन दोनों के बीच क्या करना चाहिए, एक रिलेशन स्टैब्लिश करनी चाहिए, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे कि ताकि पहले के नॉलेज से वर्तमान नॉलेज को बच्चा जोड़ सके और अपने नॉलेज को डेवलप कर सके। ये बिल्कुल सही है। फिर अध्यापन की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, नहीं। ठीक है, अध्यापन की व्याख्यान विधि नहीं, कई वीडियो पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बच्चे, अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा फैक्टर जो है अधिगम को प्रभावित करेगा ये देखना है। तो देखिए, अभिप्रेरणा बिल्कुल लर्निंग को इफेक्टिव करता है। दूसरा है सामाजिक संदर्भ यानी सोशल रिफरेंस भी करता है। ठीक है, इमोशन भी जो है यानी कि वो क्या करेगा, तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाएगा और पेडागोजिकल अप्रोचेस भी क्या बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। तो हमारा चारों ऑप्शन एकदम हम उनके साथ ही जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चे आज हम लोगों ने सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन को देखे, जिसमें कि आज हम लोग 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं 30 क्वेश्चन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आप सभी बच्चे ये जरूर बताइएगा कि आज का ये डिस्कशन क्लास आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारा मोटिवेशन होगा। तो मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट और नए डिस्कशन के साथ। तब तक आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप सभी को बाय बाय।